नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव की 80% सीटों पर चुनाव हो चुका है और जिसमें से शेष 20% सीटों पर 1 जून को चुनाव होगा। आपको बताते चले कि 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान होना है और इसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद शामिल हैं। काराकाट से भाजपा के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक भाजपा में रहे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने भी यहां से निर्दलीय उतरकर उनका खेल बिगाड़ दिया है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और आरा से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह लड़ रहे हैं। इन दिनों बिहार में बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है, जिसमें राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा कि मोदी अब गए, तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भी तमाम बार जो है कई तरीके की जनसभाओं को संबोधित किया गया, जिसमें उनके द्वारा भी विपक्ष पर लगातार निशाना साधा गया। उनके द्वारा क्या क्या प्रतिक्रिया दी गई, आप सुनिए। मोदी के लिए बाबा साहब आम्बेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। काराकाट वालों, जानना है परिणाम क्या आने वाला है? जानना है क्या? तो सुन लीजिए, 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर। ये छठा और सातवां ये 400 पार कराने का है। और आप मुझे बताओ, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना? तो भाई कैसे बनाओगे? मोदी जी तो काशी से लड़ रहे हैं, काराकाट वाले प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? बोलो। चलो मैं रास्ता बताता हूं। ये हमारे कुशवाहा जी है ना, उनके नाम के सामने बटन दबाइए, मोदी जी अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जनता जिनको समर्थन देती है उन्हीं की सरकार बनती है। और अभी देश में पूरा लोगों का समर्थन एनडीए के पक्ष में, लोग मन मिजाज बना चुके हैं। कई चरणों में 6 चरण में मतदान एनडीए के पक्ष में देश की जनता कर चुकी है। अब लास्ट चरण है 1 तारीख को, तो जनता का तो मूड और समर्थन तो स्पष्ट है। इसलिए अब जो भविष्यवक्ता जो है वो अपना भविष्यवाणी करते रहे। 4 तारीख को सभी जो भविष्यवक्ता है वो सामने आ जाएगी कि किनकी सच्चाई है। जनता की सच्चाई है, जनता का समर्थन की सच्चाई है कि भविष्यवक्ता की सच्चाई है। अब आपको इंडिया गठबंधन की ओर से आई हुई प्रतिक्रियाओं के बारे में सुनाते हैं, जिसमें लालू यादव ने भी आज कहा कि मोदी अब जा रहे हैं। मोदी जी आए बिहार, काराकाट आए थे, बोले कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे हेलीकॉप्टर और 2-4 दिन घूम लेने दो। बोलते हैं कि तेजस्वी को जेल भेजेंगे, इसीलिए क्योंकि हमने नौकरी दिया, इसीलिए हमने टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, इन्वेस्टर मीट कराया, जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। और क्या डर गए का मोदी जी 34 साल के नौजवान से तरह के रोड प्ले हमारा से बतियाव तरह कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, तो राहुल जी को भेज देंगे, तो हेमंत सोरेन को भेज दिए, तो अरविंद केजरीवाल को भेज दिए। तानाशाही 4 जून तक बाद
के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा चाहिए। अरे मोदी जी बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। मोदी गए, अब मोदी गए, हाँ प्लान बता सकते हैं क्या? सारा प्लान बना। मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को ये बताइए, बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। यहां हाथ उठा के दिखाओ भैया, बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये पहले आपके अलग अलग रास्ते थे, सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आगामी 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर चुनाव होना है और उसको लेकर लगातार चुनावी पार्टियों ने अपना दमखम लगा दिया है और जिसमें कई तरीके की जो चुनावी जनसभाएं हैं उनको अलग अलग नेताओं के द्वारा संबोधित किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आज भी बिहार में सीएम योगी के द्वारा 3 जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा और जिसके साथ साथ आपको बताते चले कि विपक्ष की ओर से भी लगातार जनसभाएं की जा रही हैं और इसी बीच जो है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो उसको चल रहे हैं, उसको देखते हुए लगातार जो है बयानबाजियों का दौर भी जारी है, जिसमें विपक्ष हो या फिर सरकार, जिस राज्य की सरकार है, हर किसी की ओर से बयानबाजियां जो है वो की जा रही हैं और बिहार में भी इस समय सियासी पारा अपने चरम पर है, जिसमें लगातार भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि अब की बार फिर से मोदी की ही होगी सरकार। और वहीं आपको बता दें कि जो विपक्ष है उनका भी यही कहना है कि इंडिया अलायंस जो है वो इस बार 300 के पार की सीटों पर आ रहा है। तो इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें कि अभय विश्वास भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेडीयू से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं अमित द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी अभय जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सर किस तरीके की हवा जो है बिहार में इस दौरान चल रही है? जी अभय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी अभय जी, लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है 1 तारीख को और जिसमें बिहार की 8 सीटों पर चुनाव होना है, तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बिहार में क्या हवा चल रही है? क्या हवा जो चल रही है वो आपके पक्ष में है? बिहार में सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और हम सभी आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बिहार में अभी तक 6 चरण के चुनाव मतदान हो चुके हैं। 7वें चरण का मतदान 1 तारीख को होना है। जी बिहार में अभी तक 40 में हमको लगता है कि 7वें चरण की सीट को अगर छोड़ दें तो पूरा का पूरा, पिछली बार भी हम लोग 40 में 39 सीट जीते थे और इस बार 40 में 40 सीट भी एनडीए के पक्ष में है। मोदी जी के कार्य और नीतीश कुमार जी द्वारा जो विकास कार्य किया गया है, जो लोक कल्याणी कार्य किया गया है और बिहार में तो जो विकास की बयार बही है उसको लेकर के आम जनता जो है पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में खड़ी है। जी, कहीं किंतु परंतु नहीं है और कोई लड़ाई नहीं है।
यहाँ महागठबंधन ध्वस्त हो चुका है, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, जो भ्रष्टाचारियों की जमात है, वह यहाँ ध्वस्त हो चुकी है। सिवाय तेजस्वी यादव जी एकमात्र महागठबंधन से ऐसे हैं जो लगातार घूम घूम करके नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा उनको मिलने वाला नहीं है। जी, अमित जी की तरफ चलते हैं। अमित जी, लगातार जो है एनडीए की ओर से यही कहा जा रहा है कि बिहार में जो है दोबारा से भाजपा की ही लहर आने वाली है, तो क्या इंडिया अलायंस जिस तरीके से महागठबंधन का निर्माण हुआ है वो कहां तक आपको सफल होता हुआ दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत सारे दर्शकों को भी बधाई देता हूं। अभी जदयू के हमारे साथी बोल रहे हैं कि ये घमंडिया गठबंधन है, तो यह स्पष्ट उनकी हताशा का परिचय है कि ये लोग जो भाषा है वो भाषाई मर्यादा भी खोते जा रहे हैं। अब ये 400 पार की बात करते हैं। स्थिति है कि हर जगह ये लड़ाई में अपने आप को स्टैंड कर ले, उसके लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं लोकल स्तर पर, जो आम जनता खुद देख रहा है। अब ये चुनाव जो है, अब बात करनी चाहिए महंगाई पे, बात करनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात करनी चाहिए ये जो स्विस बैंक से काला धन लाने के लिए जो वादा किए थे लोगों से, उस पर बात करनी चाहिए इनको कि आपने जो 2014 के एजेंडे थे उस पे आपने कितना सफलीभूत काम किया। ये इस पर बात नहीं करेंगे। देश में कोई भी डिबेट इस पर करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब ये वोट का समय आएगा तो वोट के कुछ ही समय पहले ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करते हो, राष्ट्र तोड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। ये यदि इनका ईडी गठबंधन कहते हैं ना, ये यदि ईडी और सीबीआई को माइनस कर दे तो ये देश में 100 के नीचे सिमट जाएंगे। ये 400 की बात तो दूर की बात है। ये पूरी तरह हताशा में है और इनके नेता भी पूरी तरह हताशा में, जहां भी जा रहे हैं गलत बयानबाजी करे, चूंकि ये लोग जुमलेबाज है। ये कुछ भी कह देंगे और कल कहेंगे नहीं वो तो जुमला है। यह स्पष्ट दिखता है कि ये लोग कथनी और करनी में कोई खास अंतर नहीं है। ये लोग वही है कि ये गोडसे को भी पूजा करते हैं और जब जरूरत पड़ती है समाज को दिखाना है तो गांधी के सामने भी खड़े हो जाते हैं। ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये लोग, इन लोगों के मुख्यालय पर नागपुर में आपको पता होगा कि 2014 के पहले तिरंगा झंडा नहीं लगा था और आज ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनके समर्थक बोलते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सच्चाई क्या है? अरे भाई, आप राम को ला सकते हैं तो नीरव मोदी को काहे नहीं लाए? आप जब राम को ला सकते हैं तो विजय माल्या को काहे नहीं लाए? तो आप सिर्फ राम को ला सकते हैं और आप स्विस बैंक से पैसा नहीं ला सकते हैं। आप कौन सी राजनीति करते हैं? आप देश में नफरत का बीज बोना चाहते हैं, देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, देश की एकता और अखंडता को तार तार करना चाहते हैं। आप किसी भी जो जी अभय जी, तो लगातार विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आपकी ओर से नफरत का बीज जो है वो बोया जा रहा है। यह तो देखने की बात है कि नफरत कौन फैलाता है। आज तक नफरत हिंदू मुस्लिम करके कौन फैलाया? अभी कौन कह रहा है कि वो आरक्षण खतरे में है? कौन कह रहा है? और आरक्षण खतरे में नहीं है, इन लोगों की सरकार खतरे में रह रही है, इन लोगों की पार्टी खतरे में है, इनकी पार्टी पूरी तरीके से, इनका गठबंधन खतरे में है जो ध्वस्त होने के कगार पर है, जो आज तक नहीं बन पाया। तो ये पूरी तरीके से इन लोगों को खतरा है। दूसरा, इन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा तो 2014 से पहले भी होती थी और कांग्रेस का सरकार था। क्या हुआ था? बस आ गए। अब इनसे कोई आप महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये 14 की बात करेंगे। समय में कब महंगाई दर 3% से कम रहा है? अभय जी, वैसे बात की जाए पटना की, नहीं जानते। जी बिल्कुल। इनके रीजन में ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ना स्किल डेवलपमेंट पे काम हुआ। ये लोग सिर्फ इनके गठबंधन के साथी जो हैं, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी, उनके पिताजी 15 साल में
बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिए, यह पूछने की बात है क्या? आज इनके गठबंधन में जो दलें हैं वो नक्सलियों को उसमें से कई दल के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं नक्सली हूं। तो ऐसे लोगों का ये लोग समर्थन करने वाले हैं। और इन्होंने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? राम जी आज तक जो कैद आप लोगों ने करके रखा था, अभय जी बिल्कुल माननीय मोदी जी ने उनको एक राम मंदिर का ताला देने का काम किया है। जो लोग पहले कहते थे कि हम सनातन को नहीं मानते, आज मंदिर घूम रहे हैं राम को राजनीति में वाले आप लोग हैं, धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। आप अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, आप देश को बांटने वाले लोग हैं। तो आपकी तो बोली निकलेगी। जब आपका वोट बैंक छिटकेगा तो आप में बेचैनियां आएंगी। अभय जी अगर बात की जाए, जी बिल्कुल बिल्कुल अमित जी एक बार आप मेरा सवाल मुझे पूछने दीजिए। अभय जी अगर बात की जाए कि जिस तरीके से अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में नौकरियों को लेकर अधिकतर सवाल खड़े होते रहते हैं और यही कारण है कि जो बिहार का रहने वाला है वो बिहार से पलायन करता है, दूसरे राज्यों में जाता है, रोजगार के लिए जाता है। बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आपने 2-3 प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से उठाया है। जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से सत्ता संभाले, बिहार की बागडोर उनके हाथों में आई। बिहार की स्थिति उस समय क्या थी? 15 साल में बिहार में जंगल राज था, बिहार में अपहरण उद्योग था, बिहार में फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, सड़कें की जगह पर गड्ढा बन गया था, बिजली के नाम पर पोल का खंभा बचा था, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था और लोग यहाँ से पलायन करते जा रहे थे। नरसंहारों का दौर चल रहा था। उन 15 साल में बिहार की जो दुर्गति हुई उसको सजाने संवारने में अभी तक का समय लगा है, लगातार लगा है। स्कूल नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, स्कूल में टीचर नहीं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं। यही 15 साल में इन लोगों ने किया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले अगर स्कूलों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, उसमें शिक्षा मित्र की बहाली करके टीचरों को पहले मानदेय पर रखने का काम किया। ये लोग कहते हैं रोजगार नहीं दिए। अरे आप दिए क्या थे? ये लोग कहता है उद्योग धंधा नहीं था। उद्योग धंधा क्यों नहीं था? आपने 15 साल में फैक्ट्री बताइए जो बिहार में खुला हो। मैं तो फरार हो चुके थे, अच्छे डॉक्टर बिहार से फरार हो चुके थे। 10 सालों में जब हमने सड़कें बनाई, जब हमने बिजली की व्यवस्था की, कोई उद्योगपति ऐसे ही आपके राज्य में नहीं आ जाएगा। उसको सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उसको माल ढुलाई की व्यवस्था देनी पड़ेगी, तब वो आपके यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए आता है। तो ये सब तो आपने बर्बाद कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको सजाने संवारने के लिए दिन रात मेहनत किया, तब जाकर के आज बिहार में सड़कें चकाचक दिख रही हैं। जी अमित जी, हर घर में बिजली पहुंची है, हर जगह पर लाइन आया है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वह दुरुस्त हुआ है। सब उद्योगपति धीरे आना प्रारंभ किए हैं। निश्चित रूप से कल की घटना पटना के कॉलेज में सरेआम लाठी डंडे के बल पर लोगों ने घुस के और एक छात्र की हत्या निर्मम की है। इसकी जवाबदेही कौन ले रहा है? सरकार किसकी है? प्रशासन किसकी है? क्या उस महाविद्यालय का प्रशासन सो गया था? जिला का प्रशासन सो गया था? नीतीश कुमार जी वैसे शख्स का नाम है जो दोषियों को कभी बख्शते नहीं है। नीतीश जी वैसे शख्स का नाम है कि कब पलटी मारेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। 4 जून में जीत पाएगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नीतीश जी के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है? वो हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए पलटी मारने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड होने जा रहा है उनके नाम से। 4 जून तक भी वो स्टैंड कर पाएंगे कि नहीं एनडीए में, इसकी कोई गारंटी है? यही तो आप लोगों की बेचैनी है। आप जानते हैं नीतीश कुमार जी जहाँ वैसे व्यक्ति की बात करते हैं, राजनीतिक चरित्र में है जहाँ नीतीश कुमार रहेंगे लाने की बात करते हैं। आप लोगों ने क्या किया? भूल गया क्या? बिहार की जनता आप लोगों की हरकत, प्रत्येक हरकत को देखी है। आप लोगों ने जो बिहार को शर्मसार करने का काम किया था, नीतीश जी ने आप लोगों से अलग होकर के पुनः एक बार राम राज के साथ जो जिससे बिहार की जनता का कल्याण हो सकता है, जिससे बिहार की जनता का भलाई हो सकता है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने गठबंधन को छोड़ा है। बिहार की जनता की भलाई करने की चिंता है क्योंकि अमित जी आप बिहार में पिछलगू की सरकार चला रहे हैं। आप बिहार में पिछलगुआ बनकर के हैं।
अभी तक आपको राष्ट्रीय जनता दल के नेता अछूत मान रहे थे। आप कहीं 4 चरण में 5 चरण में कहीं दिखे थे प्रचार में क्या? ना आप दिखे, कौन कहता है कि नहीं दिखे थे? ये कौन कहता है? ये आपका भ्रम है। देश की सबसे पुरानी पार्टी हमारी है और हमारे साथ कुछ सहयोग में ये आपसे कौन कर दिया कि हम पिछड़ा है? पिछड़ा तो आप है। अपना गठबंधन में बताइए कि कितने दलों के साथ आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आप कितने दलों के गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, आप बताइएगा। निश्चित रूप से बताएंगे। हमारे साथ रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, लोजपा रामविलास के चिराग पासवान जी हैं, जनता दल यूसुफ खुद नीतीश कुमार हैं और सभी जितना नीचे गिरना था प्रचार में जा रहे हैं। आप बताइए राहुल गांधी जी 5 चरण अभय जी हाल ही में बिल्कुल अभय जी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनका काउंटडाउन शुरू हो गया है जेल में जाने का। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से, अरे आप भ्रष्टाचार जो किए हैं, आपने चारा खाया है, आपने जमीन बेचा है, आपने जॉब के बदले जमीन लिया है। आपको जब पर्यावरण मंत्रालय दिया गया, बिल्कुल अमित जी आपको भी समय दिया जाएगा। एक बार मैं पहले सर का अभय जी का पहले पूरा सुन लूं, उन्होंने उनका क्या कहना है, फिर उसके बाद हम आपसे भी बात करेंगे। नेता कहाँ डाल रहे थे? अपने गोदाम में डालने का कार्य कर रहे थे, तो क्यों नहीं जेल भेजा जाएगा? इनके एक पार्टी अभी गठबंधन के नेता एक बहुत घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर में, उनका नाम है मुकेश सहनी। जब नीतीश कुमार जी ने उन्हें मंत्रालय दिया था तो उन्होंने क्या किया? अपने उनके भाई मंत्री बन करके घूमना प्रारंभ कर दिए। जैसे ही यह खबर मीडिया को लगी, नीतीश कुमार के नॉलेज में आया, उन्होंने कहा कि बाप रे बाप, ये लोग तो पूरी की पूरी सरकार को ही बेच देंगे। मंत्री हमने किसको बनाया था और उनके नाम पर वसूली कौन कर रहा है? तो वैसे जितने भी लोग हैं जिनका कल्ला चिट्ठा आया है, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि चुनाव के बाद उनकी कलियां खोलेंगे और उनको पुनः भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजने का काम करेंगे। आप लोग सिर्फ नौटंकी करते हैं, आप लोग भ्रष्टाचारियों की जमात बना करके घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी उसकी कई जिम्मेवारी तय की है और चुनाव बाद वैसे लोगों पर कार्रवाई तय है और उसी के बदले माननीय मोदी जी ने कहा है कि आप लोग जाएंगे। बिल्कुल अमित जी, अब आप बताइए कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से सीधा काउंटडाउन सेट कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव का समय शुरू हो चुका है, वह उनका काउंटडाउन लगा चुके हैं कि अब वो जेल में कभी भी जा सकते हैं। सच्चाई यही है कि पूरा देश में ये ईडी और सीबीआई के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार महागठबंधन के नेताओं को, इंडिया के गठबंधन के नेताओं को, आपके महागठबंधन के नेता पकड़े गए हैं, किसके पकड़े गए हैं? आलमगीर अभय जी आप मुझे अमित जी की बात सुनने दीजिए। अभय जी आपको समय दिया गया था बोलने के लिए। ये हमेशा से इनकी यही नीति रही है कि ये डरा धमका के चुनाव जीतने के चक्कर में है। ये सृजन घोटाला और सटर होम की यदि कलई खोल दी जाए, लेकिन तो सर डर किस बात का? रहेंगे? लेकिन सर डर किस बात का? चुनाव बीतने दीजिए। 2004 जून के बाद जब आपको इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तब हम सृजन घोटाले और सेंटर होम की भी बात करेंगे। और आप नीतीश जी को पूछिएगा उस समय कि सेंटर होम में और ये सृजन घोटाले में कहाँ क्या किए हैं। अभी तो सत्ता में बैठ के और जैसे ही देखते हैं कि कहीं हमारा जेल जाने का रास्ता खुला तो तुरंत पलटी मार देते हैं। चिंता मत करिए, 4 दिन इंतजार करिए, बौखलाइए नहीं सर। अरे बीच में आप सरकार में तो क्यों नहीं जांच करा लिए? बिहार में आपकी सरकार थी, आप सरकार में शामिल थे, क्यों नहीं जांच करा लिए? अरे भैया तो सरकार में तो आप ही हमेशा आने वाले हैं। अरे सरकार तो हमेशा से जब भी लगता है कि इधर से दिक्कत है तो उधर भाग जाते हैं, उधर से दिक्कत हो इधर भाग जाते हैं। हम लोगों को तो ये नहीं सोचना है कि आप 4 जून तक स्टे करिएगा कि नहीं करिएगा एनडीए के साथ। क्यों नहीं जांच करवा ली आपके नेता? अमित जी, यदि बिहार में इंडिया गठबंधन की विजय आपको दिख रही है तो आखिर किन मुद्दों पर आप आने वाले हैं? सीधा संवाद है। देश की राजनीति सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, इन्हीं मुद्दों पर बातें होनी चाहिए, जिससे ये हमेशा दूर भागने वाले लोग हैं। अभी हमारे राहुल गांधी जी का प्रोग्राम कल जगदीशपुर में था। एक सेना का जवान उस अपने वहां पे
सर्टिफिकेट के साथ लगा चिल्लाने अग्निवीर अग्निवीर। उसको मंच पर राहुल जी ने बुलाया और दिखाया कि देखिए इस जवान का कितना उम्र हुआ, 4 साल नौकरी कराकर और लाइसेंस ट्रेनिंग लेकर, और 4 साल के बाद आप घर भेजिएगा तो वो लड़का क्या करेगा? आप क्या बनाना चाहते हैं देश को? आपका सैलरी 4 गुना बढ़ेगा, आपका रिटायरमेंट जीवन भर के लिए ठीक रहेगा, और अग्निवीर 4 साल का होगा, देश का जवान 4 साल का होगा। गांव में जो सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के लड़के जो आर्मी और मिलिट्री की तैयारी करते थे, क्या वो 4 साल के लिए कर रहे हैं? ये कौन सी नौकरी देने जा रहे हैं आप? देश का नवरत्न 9 कंपनियां को आप लगातार बेचने के कगार पर खड़े कर दिए और बेच भी रहे हैं। अरे घर का नालायक लड़का अपने घर की पुश्तैनी संपत्ति को बेचता है, जब वह नाकाम हो जाता है, वह किसी काम लायक नहीं रह जाता है तो पुश्तैनी लेकिन अमित जी बिल्कुल, लेकिन अमित जी, जिस तरीके से आपने अभी अग्निवीर योजना की बात की, जिसमें आपने 4 साल के कार्यकाल की भी बात की, तो इसमें एक चीज अच्छी ये भी तो है कि अगर 4 साल का कार्यकाल रहेगा तो अधिक से अधिक युवाओं को आर्मी में जाने का मौका मिलेगा। मैम, ये कौन सा प्रसाद बांटने की बात हो रही है? क्या 4 साल में किसी का लाइफ सेटल होगा? और यदि ऐसा ही है तो सारे विधायक और सांसद को क्यों नहीं कर देते हैं कि 5 साल के बाद आपको पेंशन और किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी? आपके लिए वो सारी सुविधा कायम रहेगी, आपके लिए वो सारी सुविधा 4 गुना बढ़ेगी, और आप क्या करते हैं? 4 साल की नौकरी ये कौन सा संविधान में आपने ले लिया? हम जो संविधान खतरे की बात कर रहे हैं, इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। ये देश के आम नागरिकों का जो नैतिक अधिकार है, जो उनका कानूनन राइट है, उसको ये छीन रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। अभय जी, अगर पटना साहिब की बात की जाए तो पटना साहिब जो है हॉट सीटों में से एक है, तो पटना साहिब में क्या माहौल देखने को मिलेगा? पटना साहिब छोड़ दीजिए, पूरे बिहार से महागठबंधन का नामो निशान इस चुनाव में मिट जाएगा। एक सीट का बहनी इनका नहीं होगा। आप जानते हैं, आप जान लीजिए कि पूर्णिया में तेजस्वी जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर आप बीमा भारती को वोट आपको नहीं देना है, जो महागठबंधन की प्रत्याशी थी, तो आप मत दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। भले ही आप अपना वोट एनडीए को दे दीजिए, तो हमारा वोट तो तेजस्वी जी मांग रहे हैं बहुत जगहों पे। उनके कई मंत्री एनडीए के, उनके कई पूर्व मंत्री, उनके दल के नेता एनडीए का वोट मांग रहे हैं। जी अमित जी, जवाब दीजिए। पूरे प्रदेश में 100% में लहर चल रही है, और बिहार की 40 सीटें हम लोग जीत करके देंगे, और पूरे भारत में मोदी सरकार अपना किसी को नहीं मांगा। ये लोग खुद बौखलाए। पवन सिंह के खिलाफ इनकी पूरी फौज दिल्ली से लेकर पटना तक एक हो गई है। पवन सिंह कौन है? ये बीजेपी के ही लोग हैं, और आज बीजेपी को अपने तरीके से एक हिडन एजेंडा के तहत पवन सिंह को भेज दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को साइड करने के लिए। आप देखिए वहां बक्सर में क्या हुआ है, मिथिलेश तिवारी को महागठबंधन के नेता मिलकर, ये चूंकि मिथिलेश तिवारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आसाम का मुख्यमंत्री को फिर बुलाया गया, ये आपस में लड़ रहे हैं। इनको हमें नहीं हटाना है, जनता खुद वोट बना चुकी है, और 4 जून को इंतजार करिए। ये बिहार में 40 में यदि खाता खोले तो भी लाला पड़ जाएगा इनको। ये जो अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो साइनिंग इंडिया फील गुड इंडिया कर रहे थे ना, इनको 4 जून को समझ में आ जाएगा कि देश में इनकी क्या स्थिति है। बिल्कुल सर। अभय जी, मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी कि एनडीए बिहार में कितनी सीटों पर आपको आती हुई नजर आ रही है? यही भाजपा की रणनीति है, सरकार बनाएंगे। अभय जी, आपने मेरा प्रश्न सुना? जी बताएं। सर, मैं आपसे अंतिम सवाल करती हूं कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि वापसी जो है वो दोबारा से बीजेपी की ही होनी है, तो एनडीए जो है कितनी सीटों पर आपको कारगर होती हुई नजर आ रही है बिहार में? बिहार में 40 में 40। ठीक है सर। 40 का 40 सीट एनडीए की झोली में बिहार की जनता देगी, ताकि बिहार देश के साथ साथ बिहार का भी तेजी से विकास हो। जी अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते दर्शकों से? जी अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते दर्शकों से? आप अपनी राय बताएं। बताएं। ही कहेंगे कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। दिवा स्वप्न देखने दीजिए मेरा युवा नेता को, और 4 जून का इंतजार करिए। टीवी डिबेट के लिए खोजने पर ही लोग कहीं नहीं दिखेगा। और वो झोला वाला व्यक्ति जो है ना, जो बार बार कहता है कि हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे,
4 जून के बाद ये झोला उठा के ही जाने की स्थिति में रहेंगे। और आप मीडिया बंधु खोजिएगा, कोई डिबेट के लिए मिले, कहीं मिलने वाले लोग नहीं है। ठीक है सर। अमित जी, अभय जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के बहुत लिए। बहुत आपको भी धन्यवाद, सभी चैनल के दर्शकों। तो जिस तरीके से इस समय बिहार में जो है राजनीतिक अपने पूरे चरम पर है और जिसमें आने वाली 1 तारीख को सभी 8 जो बाकी हैं लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और जिसके बाद 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि आखिर अब की बार किसकी सरकार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।